हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के आज की इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ये चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, जो लगभग 30 से 40% पूरा हो चुका है। हमने ओरेनियस की कॉन्सेप्ट पूरी देख ली थी, ब्रांस्टेड लोरी की कॉन्सेप्ट पूरी देख ली थी। आज हमारी जो नई और सबसे सुपर कॉन्सेप्ट है और सबसे सर्वमान्य, सबसे अच्छी जो लुईस अम्ल पहचानने की जो कॉन्सेप्ट है, जिसकी बहुत कम सीमाएं हैं, वो कॉन्सेप्ट है लुईस अम्ल क्षार, यानी लुईस की कॉन्सेप्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लुईस की कॉन्सेप्ट। लुईस की जो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझने के लिए आपको ये फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक वीडियो बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। पहले लुईस का जो थ्योरी थी, लुईस का जो सिद्धांत था, लुईस ने जो बातें बताई थी, हमें सिखाई थी, उन बातों में कुछ शब्द काम में आएंगे। उन शब्दों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, उन्होंने एक तो शब्द लिया था धनाहीन काम में, एक उसने शब्द लिया था ऋणाहीन काम में। एक बार और ध्यान से सुन लो आप लोग। अगर आपको अच्छे से लुईस अम्ल क्षार समझना है तो पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छा सा आपको देखना पड़ेगा। लगभग मैं स्टार्टिंग में जो शब्द काम मिले थे उनके बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा लुईस ने क्या कहा था। एक धनाहीन, एक ऋणाहीन और एक उपसह संयोजी बंध। उपसह संयोजी बंध, इन तीन चीज़ों को आप अच्छे से देखोगे तब जाकर के आपके लुईस कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, धनाहीन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए, आपको पता है उदासीन अवस्था में आपने सीखा है कि कोई भी परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सोडियम परमाणु है। आपको पता है सोडियम परमाणु का एटॉमिक नंबर 11 है। 11 का मतलब क्या हुआ? इस उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी कितने? 11 है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने? 11 और इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं बच्चों? 11 है। अब ये सोडियम है 11 नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? आपको पता है पहले कोष में इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरे कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। तीसरे कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? इसके पास टोटल 11 है, 2, 8, 10 और इसके पास यहाँ पे कितना आएगा? 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए सोडियम अक्रिय तत्व के समान बनने के लिए, नियोन के समान बनने के लिए या तो बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब जाकर के ऑर्गन के समान बनेगा। क्योंकि ऑर्गन कितने नंबर पे होता है? 18 नंबर पे बताई हुई है मेरी पूरी बात। और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब जाकर के नियोन के समान बनता है। तो ये बताइए ज़्यादा इसको पसंद को किसको करेगा? ऑर्गन को करेगा कि नियोन को? क्योंकि नियोन 10 नंबर पे है, ये नियोन के समान बनना चाहेगा, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये क्या बन गया बच्चों? Na+ बन गया। यानी अगर मेरे पास में कुछ इलेक्ट्रॉन है और अगर मैं इलेक्ट्रॉन आपको दे दूं, इसका मतलब मैं किस में बदल गया? धनायन में। तो धनायन जहां शब्द काम में आए वहां पे आपको समझना है कि फाइनली जो उसके पास वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन थे, उन इलेक्ट्रॉनों में से उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। धनायनों के पास सदैव इलेक्ट्रॉनों की क्या रहती है बच्चों? कमी रहती है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, इनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। जितने भी धनायन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे। अगर मैग्नीशियम के ऊपर 1+ लिखा है, इसका मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैग्नीशियम के ऊपर 2+ लिखा है, इसका मतलब मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन। यानी धनायनों के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। जहाँ जहाँ मैं इलेक्ट्रॉनों की कमी शब्द यूज में लूँ, इसका मतलब आपको समझना है कि वो धनायन है। और जहाँ जहाँ मैं धनायन शब्द काम में लूँ तो आपको यूँ समझना है कि फाइनली इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है बच्चों? कमी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऋणायन की। बच्चों ऋणायन की मतलब क्या होता है? देखिएगा आप, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर क्या है?
एक क्लोरीन नामक तत्व है और क्लोरीन कितने नंबर पे है? 17 नंबर पे। इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले कोष में 8, 2 और 8 10 हो गए और बाहरी कोष में कितने आ गए? 7। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या 7 इलेक्ट्रॉन देगा, काम करेगा बेगा बेगा। कैसे? अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑर्गन के समान बन जाता है और 7 इलेक्ट्रॉन देता है तो नियॉन के समान बन जाता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन देना पसंद है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना? तो आपका और हमारा सबका यही सुझाव है, इस तत्व का भी यही इच्छा है इसकी कि यार मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लूँ। प्यारे बच्चों, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ले लिया। जैसे ही उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, लेने वाले का हाथ होता है नीचे, यानी वो क्या हो गया? ऋणायन में बदल गया। उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर Cl- आ गया। मतलब ऋणायनों के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता होती है। कोई भी तत्व है, अगर मान लीजिए मेरे पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन है और मैं आपसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूँ, इसका मतलब मेरे सर पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, यानी ऋणायन में बदल गया मैं, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की मेरे पास में क्या हो गई? अधिकता हो गई। जहाँ जहाँ ऋणायन शब्द काम में आए वहाँ वहाँ आपको ये समझना है, ये जानना है, पहचानना है कि मेरे पास में टोटल क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की मेरे पास अधिकता है। ठीक है, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो फाइनली वो क्या है बच्चों? धनायन है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो फाइनली वो क्या है? ऋणायन है। धनायन का मतलब क्या हो गया? मैंने इलेक्ट्रॉन आपको दे दिए हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई है। ऋणायनों का मतलब मैंने आपसे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई है। हमारे कितने शब्द काम में आ चुके हैं? 2 शब्द काम में आ चुके हैं। नेक्स्ट होता है हमारा उपसह संयोजी बंध। ये क्या होता है बच्चों? उपसह संयोजी बंध, इसका मतलब क्या होता है ये हम समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, उपसह संयोजी बंध या कोऑर्डिनेट बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं। उपसह संयोजी बंध से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं सह संयोजी बंध पर। सह संयोजी बंध पर चर्चा करते हैं। सह संयोजी बंध का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मुझे ऑक्सीजन का निर्माण करना है O2 का। मेरे पास कितने ऑक्सीजन है भाई? 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1s2 2s2 2p2, पूरा बताया हुआ है, आपको सिखाया हुआ है 6 चैप्टर में। यानी इसके पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, और दूसरे कोष में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? टोटल 2p4 है, सॉरी, है ना, 4 2 6 और 2 8, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया हमारा 2, और कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया। बहुत सिंपल बात है। अब ये अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन फिलहाल इसके बाहरी कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन है इसके पास में 6। तो मैं यहाँ पे यूँ लिख सकता हूँ कि इस ऑक्सीजन भाई साहब के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ये रहा देखो, 1 2 3 4 5 6। ठीक इसी प्रकार से इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6, राइट। 1 नंबर इस ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि 6 तो खुद का है, 2 और ले लेगा। और इस ऑक्सीजन को भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये ऑक्सीजन परमाणु इस ऑक्सीजन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करता है, और इधर वाला ऑक्सीजन परमाणु भी इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। अब अगर मैं इस ऑक्सीजन की चर्चा करूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 तो खुद के थे और 2 ये रहे। अगर मैं इस ऑक्सीजन की चर्चा करूं तो ये 6 तो इसके थे और 2 ये रहे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों परमाणु ने इन 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या की है? साझेदारी की है। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है तो बीच में क्या आ गया आपका? डबल बॉन्ड। तो सहसंयोजी बंध की डेफिनेशन क्या हो गई? 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं।
वापिस सुनो, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए मुझे बनाना है N2 का निर्माण करना है। कितने नाइट्रोजन है इसके पास? 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 3 7। यानी पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, और दूसरे कोष में कितने आ गए? 5। अष्टक पूरा करने के लिए, यानी नियोन के समान अपना विन्यास बनाने के लिए, यानी कि स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, यानी कि ये अपना स्थायित्व बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहता है। ठीक इसी प्रकार से इधर वाला नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? 3 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो जैसे मैंने इसके बाहरी कोष में 5 है, तो यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, राइट है ना, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और 5वां इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस नाइट्रोजन की चर्चा करूं तो इस नाइट्रोजन में आप देख सकते हो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन और चाहता है? 3, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो क्या करेगा मित्रों? ये क्या करेगा? ये करेगा इन 3 इलेक्ट्रॉनों की अपने साथी, अपने भाई नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करेगा। और अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है तो बराबर साझेदारी ये करेगा, इधर वाले के 3 इलेक्ट्रॉन ये काम मिलेगा। अब अगर मैं इधर वाले नाइट्रोजन की चर्चा करूं तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल इसके ठाठ है। अगर इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बिल्कुल इसके पास भी कितने हैं? 8 है। मतलब दोनों के ठाठ है, मतलब दोनों की बात बन गई है, दोनों को 3 इलेक्ट्रॉनों का साथ मिल गया है। इसलिए साथ, बात और ठाठ से दोनों ने जब हाथ मिलाते हैं तो दोनों के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। और यहाँ देख सकते हो इन दोनों के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड। 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। हमें क्या जानना है? हमें जानना है उप सहसंयोजी बंध। अब उप सहसंयोजी बंध को हम कैसे सीखेंगे? प्यारे बच्चों, सहसंयोजी बंध तो मतलब समझ में आ गया कि 2 परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजी बंध बनता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जैसे आपने सुना है ओजोन, ओजोन का सूत्र क्या होता है बच्चों? O3 होता है। मतलब कितने ऑक्सीजन है इसके पास? 3। कितने ऑक्सीजन है? 3। अब हमने इसको कर दिया फ्री, है ना, ये रहा अपना इलेक्ट्रॉन 3। प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 है। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? बाहरी कोष में हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6। मतलब इस ऑक्सीजन एटम के पास बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे 1 2 3 4 5 6। इसकी बात करूं मैं, 1 2 3 4 5 और 6। और अगर मैं 5 और 6, अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3 4 5 और 6। इस ऑक्सीजन को भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और फाइनली 3 नंबर जो ऑक्सीजन है, इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्या करेगा? इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉनों की इस ऑक्सीजन से साझा की है तो ये वापस इससे कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है? 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। तो दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य ये जो बंध बना है, इस बंध को हम कहेंगे सहसंयोजी बंध। क्या कहेंगे बच्चों? सहसंयोजी बंध।
अब बात करते हैं आगे वाले ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन बिल्कुल खुश है क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तो बंद हो गए और ये क्या हो गए, अनाबंधित हो गए और इनका अष्टक कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका अष्टक पूरा नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसने तो अपना साझेदारी कर ली। तो यहाँ पे इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर अगर मैं इस ऑक्सीजन की चर्चा करूँ तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए और 2 इसको दिए, यानी दोनों की साझेदारी हुई है। अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूँ तो इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये केवल अपने साथी के पास, इस ऑक्सीजन के पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं जो आवश्यकता पड़ने पर बंध बना सकते हैं। और इसके पास बंध कौन सा बनता है, कुछ इस प्रकार का बंध बनता है। इस बंध में आप देखो, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं, न कि इसके। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो बंध बना है, एक बंध बना है, वो हमारा जो बंध है केवल इस एक ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य बना है। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर वाले ऑक्सीजन के भी काम आएगा और इधर वाले ऑक्सीजन के भी काम आएगा। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन। अगर कोई भी 2 परमाणु साझेदारी करता है और साझेदारी में केवल एक इलेक्ट्रॉन ही अपनी भागीदारी निभाता है, केवल एक परमाणु ही, इसका मतलब इन दोनों परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध कौन सा होगा, उपसह संयोजी बंध होगा। ये कौन सा बंध है हमारा, उपसह संयोजी बंध। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। इस यहाँ पर क्या हुआ, इस ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे इन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य साझेदारी हुई है, इसलिए यहाँ पे जो बंध बना है वो बंध कौन सा होगा, आपका उपसह संयोजी बंध होगा। तो लुईस अम्ल क्षार समझेंगे हम, उस दौरान हमें धनायन का पता होना चाहिए जो मैंने सिखा दिया आपको, इलेक्ट्रॉन देना। ऋणायन का पता होना चाहिए जो मैंने आपको सिखा दिया, इलेक्ट्रॉन लेना। उपसह संयोजी बंध का मतलब समझा दिया कि 2 परमाणुओं की या 3 परमाणुओं की अगर साझेदारी होती है कहीं पर भी, अगर साझे में एक ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन लगते हैं, इसका मतलब वो साझेदारी कौन सी होगी, उपसह संयोजी बंध की होगी। तो यहाँ पे ये उपसह संयोजी बंध है। इन तीनों बातों का एक साथ लेकर के अब हम स्टार्ट करते हैं लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस अम्ल क्षार का सिद्धांत। अब देखो बच्चों, लुईस अम्ल क्षार, लुईस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं। देखो बहुत सिंपल चीज़ है। लुईस के अनुसार अम्ल क्या होता है, अभी चर्चा करते हैं। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अभी सिखाऊंगा मैं कैसे ग्रहण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, अम्ल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आप क्षार क्या कहेंगे, दोनों को मैं भी सिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा एकदम सांस थामे रखो आप। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं, देते हैं या इलेक्ट्रॉन दाता है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें लुईस क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस क्षार कहते हैं। अब देखो आप, अभी चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लुईस अम्ल क्षार के बारे में। कैसे चर्चा करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पदार्थ है, वो पदार्थ है मेरे पास BF3। यानी कौन सा पदार्थ है मेरे पास बच्चों, BF3 है। और अगर ये मिलता है NH3 के पास, किसके पास,
NH3। तो अब देखिए हम ज्ञात करेंगे कि कौन सा ये अम्ल है और कौन सा क्या है, क्षार है। सबसे पहले BF3 के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों। BF3 में एक तो है बोरोन और 3 क्या है बच्चों, फ्लोरीन है। यहाँ पे जो बोरोन है ये 5 नंबर पे है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे में कितने आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब बोरोन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन 5 पे है ना, पहले कोष में 2 और अगले में 3। अगर मैं फ्लोरीन की चर्चा करूं तो फ्लोरीन 9 नंबर पे है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। यानी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ बच्चों, 7। यानी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। और इस जगह पर भी 1 2 3 4 5 6 और 7। फ्लोरीन को चाहिए, प्रत्येक फ्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, और ब्रोमीन को चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन। देखो आप, ये फ्लोरीन क्या करेगा बच्चों, ये फ्लोरीन करेगा इस ब्रोमीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी। अब टोटल गिनो, 7 तो ब्लू वाला, 1 रेड वाला, कितना हो गया, 8। इसकी हम चर्चा करें तो ये फ्लोरीन भी इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और ये फ्लोरीन भी इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेगा। तो तीनों फ्लोरीन की आप चर्चा करें तो तीनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तीनों ने अपना अष्टक कंप्लीट कर दिया है। अब बोरोन की चर्चा करें हम। बोरोन की अगर हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि बोरोन के रेड वाले इलेक्ट्रॉन टोटल कितने, 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन 1-1 फ्लोरीन को दिया है तो 1-1 फ्लोरीन के साथ और साझेदारी करेगा। यानी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। बताइए आप, क्या बोरोन का अष्टक कंप्लीट है? नो, अष्टक कंप्लीट नहीं है। जिनका अष्टक कंप्लीट नहीं होता है उसे अष्टक न्यून यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अष्टक न्यून यौगिक। तो आप इससे देख सकते हो, समझ सकते हो कि यहाँ पे बोरोन है, बोरोन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। प्रत्येक सिंगल बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, 2-2-2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अष्टक पूरा नहीं है ना। अब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, NH3 की बात करते हैं। यही मैं NH3 की बात करता हूँ। देखो NH3, एक तो हमारा नाइट्रोजन है और 3 हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। अब आप बताओ, हाइड्रोजन 1 नंबर पे है और पहले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन कितने नंबर पे है? 7 पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 और 5। यानी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का अपना डिप्लीट यानी हीलियम के समान बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा, ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। इन बंधों को हम कहेंगे सहसंयोजी बंध। अब हाइड्रोजन का 2-2 पूरा है, नाइट्रोजन के पास 5 तो थे ही देखो रेड वाले, और ये 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ और साझा कर लेगा। ये नाइट्रोजन की गणना करें, 2 और 2 4, 2 6 2 8। ये खुश है, अष्टक कंप्लीट है। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके बंद गए, 3 इलेक्ट्रॉन फ्री है जो आवश्यकता पड़ने पर आपकी हमारी सबकी सहायता कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको बनाता हूँ सिंगल सिंगल सिंगल। ये भी हमारा सिंगल बॉन्ड, ये भी हमारा सिंगल बॉन्ड, ये भी हमारा सिंगल बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके क्या रह गए हैं बच्चों? 1 और 2। ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसके क्या रह गए हैं? फ्री रह गए हैं। अब देखो, बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया की अभिक्रिया से क्या बनने वाला है? अब देखो आप क्या बनने वाला है। यहाँ पे बोरोन का अष्टक कंप्लीट नहीं है, 2 और 2 4 और 2 6। यहाँ पे नाइट्रोजन का अष्टक भी कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री भी है। इसलिए ये नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को B और N के बीच में एक सिंगल बंध बना लेगा। ये सिंगल बंध नाइट्रोजन के भी काम आएगा, बोरोन के भी काम आएगा। बोरोन की अगर चर्चा करें तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 8। और नाइट्रोजन की चर्चा करें 2 और 2 4 2 6 और 2 ये कितने हो जाएंगे? 8। तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, B सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F। यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H,
सिंगल बॉन्ड H। और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, इसको ब्लू से लिख देता हूँ। ये 2 इलेक्ट्रॉनों का इनके बीच में क्या बन गया, एक बंध बन गया। जिधर से जो इलेक्ट्रॉन देता है और जो लेता है, लेने वाले की तरफ तीर होगा। इसका मतलब ये बंध कौन सा हो गया, उपसह संयोजी बंध हो गया। कौन सा बंध हो गया, उपसह संयोजी बंध। उपसह संयोजी बंध में जो पदार्थ, जो परमाणु, जो अणु इलेक्ट्रॉन लेता है, देखो आप, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन दाता है, वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो हमने समझ लिया कि अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ उपसह संयोजी बंध के दौरान जो इलेक्ट्रॉन लेता है उन्हें अम्ल कहते हैं, और जो देता है, दाता है, उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो एक तो ये हो गया हमारा लुईस अम्ल क्षार समझने का तरीका। दूसरा क्या हो गया, ये अष्टक न्यून है और इनके पास फुल अष्टक पूर्ण है, तो मैं लिख सकता हूँ अष्टक न्यून यौगिक। नीचे डेश लगा के लिखना आपको वो चीज़ें, ये भी अष्टक न्यून यौगिक लुईस क्षार होते हैं। लुईस अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, अष्टक न्यून यौगिक क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं बच्चों। अब देखिए आप, अष्टक न्यून यौगिक लुईस अम्ल का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, आप स्वयं पहचानो। मेरे पास एक AlCl3 है, बताओ ये अम्ल है कि क्षार है, पहचानते हम। सबसे पहले इसमें एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम कितने है बताइए, 13 नंबर पे है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कोष में 2, अगले में 8, अगले में कितने बताओ, 3। तो एल्यूमिनियम के बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है। क्लोरीन कितने नंबर पे होता है बच्चों, 17 पे। पहले में 2, 8, अगले में होते हैं 7। क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, देखो, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। अब ये क्या करेगा, क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन के बल्ले बल्ले है। एल्यूमिनियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बना। एल्यूमिनियम के पास देखो आप 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अष्टक पूरा नहीं है। इसका मतलब ये क्या है बताओ, लुईस अम्ल है। अब मैं 2-4 आपको उदाहरण लिखवा देता हूँ, आप स्वयं घर पे करके देखो कि ये लुईस अम्ल क्यों है। जैसे मुझे पता चल गया AlCl3 लुईस अम्ल है। सेकंड नंबर मुझे पता चल गया AlH3 लुईस अम्ल है, ठीक है। मुझे पता चल गया BH3, ये भी आपका क्या है, लुईस अम्ल है। तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्यों है वो आप देख लेना, ठीक है। अब मैं इसी आधार पे बताता हूँ लुईस क्षार, यानी इलेक्ट्रॉनों की जिनके पास अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, वो होता है लुईस क्षार। यानी या तो अष्टक क्या हो, पूर्ण हो, और अनाबंधित उसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। अनाबंधित उसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो अब देखो आप लोग क्या होता है ये सिस्टम, ठीक है। तो देख सकते हो आप अनाबंधित, जैसे मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ और उसमें आपको देखना है कि वो लुईस अम्ल है कि लुईस क्षार है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है एक PH3 फास्फिन। फास्फिन में क्या है बच्चों, फास्फोरस। कितने नंबर पे है, 15 पे। पहले कोष में कितने आएंगे, 2, अगले में 8, अगले में कितने, 5, टोटल कितने हो गए, 15। तो फास्फोरस के बाहरी कोष में 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन के बाहरी कोष में आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन की तरफ देखें तो हाइड्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ बच्चों,
एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्या होगा इसमें, ये हाइड्रोजन इसके साथ साझा करेगा, ये इसके साथ साझा करेगा, ये इसके साथ साझा करेगा। और फास्फोरस है वो क्या करेगा, वापस अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा, बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब फास्फोरस के देखो आप 2 और 2 4, 2 6 और 2 कितने हो गए 8। और ये अनाबंधित इलेक्ट्रॉन फ्री है, जो आवश्यकता पड़ने पर रूप से संयोजी बंध बना सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, आपका लुईस क्षार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लुईस क्षार समझ में आ गया होगा, लुईस अम्ल भी समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके अलावा अभी देखो जितने भी मैंने जैसे Na+ लिखा है, Mg2+ लिखा है, Al+3 लिखा है, ठीक है। ये जितने भी प्लस वाले हैं, बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि अधिकता है, कमी है। मैंने बताया था ना, बेचारे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, उसने जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इसके पास भी 10 बचे हैं, इसके पास भी 10 बचे हैं। वास्तव में उदासीन के पास 11, 12 और 13 था, लेकिन इन धनायनों के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसलिए एक नई बात और लिखो डैश लगा के, जिन पदार्थों के जो धनायन होते हैं, यानी सभी धनायन क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। सभी धनायन लुईस अम्ल होते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, लुईस अम्ल होते हैं। यहाँ पे अगर मैं चर्चा करूँ फ्लोरीन की, F- ऑक्सीजन की, O2- नाइट्रोजन की, 3-। फ्लोरीन 9 नंबर पे था, माइनस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10। ये 8 पे था, 2 इलेक्ट्रॉन लिया 10। ये कितने पे था, 7 पे था, 3 इलेक्ट्रॉन लिया 10। मतलब अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऋणायनों के पास, मैंने पहले ही बताया था इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये सभी ऋणायन कौन से हो गए बच्चों, सभी ऋणायन लुईस क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्या है तो लुईस क्षार होते हैं, ठीक है। तो लुईस अम्ल हो गए सभी धनायन और लुईस क्षार हो गए सभी ऋणायन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जिनका अष्टक अपूर्ण होता है लुईस अम्ल कहलाता है। वे पदार्थ जो धनायन होते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन दाता है लुईस क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ऋणायन है क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका अष्टक पूर्ण है, जिनके पास अनाबंधित इलेक्ट्रॉन है, लुईस क्षार कहलाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और आपके आगे तक काम आने वाला है 11th 12th में भी। तो आप बहुत अच्छे से समझे। अगर समझ में कुछ भी नहीं आया है तो आप अपनी जो अपना एप्लीकेशन है उसके ऊपर आप मुझे पूछ सकते हो, पर्सनली मुझे पूछ सकते हो। परामर्श हेतु आप अपने पापा मम्मी को पूछ करके आप स्कूल आकर के मुझे पूछ सकते हो। आदर्श टीम आपके लिए 24 घंटे 24 × 7 हर समय आपके लिए तैयार है। ओके, धन्यवाद।